एवरीवन, वेलकम टू ओजीडी कंप्यूटर एजुकेशन। और आज हम बात कर रहे होंगे पाइथन के वर्चुअल इन्वायरमेंट्स के बारे में और जानेंगे कि वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या होता है, कैसे ये फुल स्टैक डेवलपमेंट या किसी भी पाइथन के डेवलपमेंट की प्रोसेस की हम जब बात करते हैं तो उसमें क्या रोल प्ले करता है और क्यों ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूजुअली क्या होता है कि हम इस टॉपिक पे ध्यान नहीं देते कि पाइथन का वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या है, बट जब आप बात करते हो डेवलपमेंट प्रोसेस की, फिर चाहे वो फुल स्टैक के लिए हो, चाहे किसी एपीआई के लिए हो या पाइथन का पर्टिकुलर कोई फ्रेमवर्क हो, चाहे पांडास हो, नमपाई हो, तो हमें एक वर्चुअल इन्वायरमेंट सेटअप करना क्यों ज़रूरी होता है। तो चलते हैं अपनी पहली स्लाइड की ओर और देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि वर्चुअल इन्वायरमेंट और या पाइथन की लैंग्वेज में कहें वेन्व तो होता क्या है। A Python virtual environment is a self-contained directory that contains a Python installation for a particular version of Python। देखिए होता क्या है कि हमारे पास सपोज करिए एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में पाइथन के एक से ज़्यादा वर्जन्स यूज़ हो रहे हैं। अब सपोज करिए आपके पास एक प्रोजेक्ट है जो कि यूज़ कर रहा है पाइथन वर्जन 2 को और एक यूज़ कर रहा है पाइथन वर्जन 3 को, या थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करते हैं। सपोज करिए आपके पास एक पाइथन का वर्जन 3.9 पे काम हो रहा है और एक में आपका पाइथन 3.10 में वर्क हो रहा है और एक में 3.12 पे काम हो रहा है। तो आप अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए कैसे डिफाइन करोगे कि अच्छा इस प्रोजेक्ट में मुझे इसका यूज़ करना है। तो इसके लिए हम एक कंटेनर बनाते हैं। अब कंटेनर को यूजुअली लोग डॉकर से मिसगाइड करते हैं, बट पाइथन का खुद का एक कंटेनराइजेशन सिस्टम है जिसको वर्चुअल इन्वायरमेंट कहा जाता है। और ऐसे करके हम सेपरेट कर सकते हैं अपने तीनों के तीनों प्रोजेक्ट्स को। साथ ही साथ हम उसमें इंस्टॉल करी गई लाइब्रेरी, उसमें इंस्टॉल करी गई डायरेक्टरीज, इन सब को हम सेपरेट कर सकते हैं। साथ ही साथ रिक्वायरमेंट्स को भी। एक वर्चुअल इन्वायरमेंट पर्टिकुलर उसी प्रोजेक्ट तक ही सीमित रहता है, उसका मेन जो आपके कोर में इंस्टॉल हुआ पाइथन है उससे उसका कुछ लेना देना नहीं होता। वो पूरा का पूरा एक अलग कंटेनर होता है। सपोज करिए आपका एक मेन पाइथन था, आपने कहा कि मेरे इस मेन पाइथन के वर्जन को एक कंटेनर बना के दूसरी जगह पे रख दो। अभी जो कंटेनर वाला वर्जन है मैं इसमें से एक्सेस करना चाहता हूँ, मैं मेन वर्जन में छेड़छाड़ नहीं करना चाहता। तो इससे कई बार क्या होता है, सोर्स कोड फेलियर वगैरह से बचाया जा सकता है अपने कंप्यूटर को। साथ ही साथ अगर हम बात करें स्केलेबिलिटी की, तो स्केलेबल भी आसानी से होता है। दैट्स वाई हम वर्चुअल इन्वायरमेंट्स का यूज़ करते हैं। अगली स्लाइड है वाई यूज वर्चुअल इन्वायरमेंट्स। तो जैसा कि मैंने आपको दो चीज़ें तो बता ही दी कि पहली चीज़ ये आइसोलेशन करता है, आइसोलेट करता है आपके मेन सोर्स कोड को एक कंटेनर में। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। मैंने बताया कि कई बार क्या होता है आपकी लाइब्रेरीज या कोर की चीज़ें क्रैश हो जाती हैं अगर आप बहुत सारी लाइब्रेरीज को डाल देते हो, कन्फ्लिक्ट होने लगते हैं वर्जन से एक दूसरे से। तो इन चीज़ों को सेपरेट करने के लिए, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं वर्चुअल इन्वायरमेंट का। और सबसे बड़ी चीज़ होती है रिप्रोड्यूसिबिलिटी। सपोज करिए एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को मैंने अपने कंप्यूटर में आपको बना के दिखाया, फिर मैंने आपको सोर्स कोड को बताया, पर मैंने ये नहीं बताया कि इस प्रोजेक्ट में यूज़ करने के लिए कौन सी लाइब्रेरी का कौन सा वर्जन यूज़ करा गया। अब आप जब उस प्रोजेक्ट को सेटअप करने बैठोगे तब तो आपको 1000 मिस्टेक्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो बताएगा कि रिक्वायरमेंट्स नॉट सेटिस्फाइड। इस चीज़ को सही करने के लिए जो हमारे पास सही तरीका होता है वो होता है requirement.txt। और requirement.txt को सही से तभी फेच किया जा सकता है जब आपके पास एक कंटेनर या एक वर्चुअल इन्वायरमेंट हो। अब बात करते हैं विंडोज़ की। तो विंडोज़ में या मैक में, लिनक्स में कैसे यूज़ किया जाता है। देखिए मैं लिनक्स को यहाँ पे थोड़ा सा साइड कर दूंगा और मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, अगर आप डेवलपमेंट प्रोसेस पे हो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करो। विंडोज़ या मैक डेवलपमेंट को बिल्कुल फेवर नहीं करते। मैक एक एडिटिंग मशीन है, उसका यूज़ पर्पज़ अलग है, वो एक स्टूडियो मशीन है। विंडोज़ हमारा जनरल पर्पज़ मशीन है। सो ये बिल्कुल डेवलपमेंट को फेवर नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप बात करते हैं वहीं लिनक्स बेस्ड सिस्टम्स की, तो इनका पूरा का पूरा करिकुलम ही अलग होता है। अगर आप बात करें वर्चुअल इन्वायरमेंट्स की लिनक्स में या किसी दूसरी मशीन में, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। लिनक्स की लिनक्स में फाइल सिस्टम ही पूरा का पूरा डिफरेंट होता है। हम इन सब बातों में ना पढ़ के मेनली देखते हैं कि विंडोज़ पे वर्चुअल इन्वायरमेंट सेटअप कैसे होता है। और हम जान रहे होंगे कि अगर आपके पास मैक है या लिनक्स है तो उसमें कैसे हम इस चीज़ को फेवर कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले वर्चुअल इन्वायरमेंट को सेटअप करने के लिए हमारे पास दो कमांड्स होती हैं। पहली कमांड होती है python-m venv और फिर आपके इन्वायरमेंट का नाम। ये करता क्या है, एक डायरेक्टरी क्रिएट कर देगा जो कि आपका कॉपी होगा। किसका कॉपी होगा? उस वर्जन का कॉपी होगा जो वर्जन आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, उस वर्जन की कॉपी होगी। अब इसको हम करके देखते हैं। ओपन कर लेते हैं पावरशेल और आते हैं अपने डेस्कटॉप पे, cd डेस्कटॉप। अब हम इस डेस्कटॉप पे एक प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे होंगे। सपोज करिए मैं एक जेंगो का प्रोजेक्ट सेटअप कर रहा हूँ, तो मैं एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ ताकि मेरी सारी की सारी चीज़ें एक डायरेक्टरी में पड़ी रहें। मैंने लिख दिया प्रोजेक्ट। अब आप देखिए हमारे पास एक प्रोजेक्ट आ चुका है। अब हम इस प्रोजेक्ट में चलते हैं, cd
प्रोजेक्ट। अब देखिए प्रोजेक्ट पूरा का पूरा ब्लैंक है। मैं यहाँ पे कमांड डालूंगा पाइथन manage.py पाइथन -m when, जो कि वर्चुअल इन्वायरमेंट के लिए होता है, और यहाँ पे मैं नाम दे दूंगा, वो नेम दे दूंगा env। सो ये कमांड क्या करेगी, अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि ये एक फोल्डर क्रिएट कर देगा जिसमें पाइथन का पूरा एक कंटेनिंग फोल्डर होगा। और इसमें और पाइथन के मेन उसमें क्या डिफरेंस है ये मैं आपको दिखाऊंगा अभी। आगे बढ़े अगर हम इस स्लाइड में, जब तक वो बैकग्राउंड में हो रहा है तब तक हम स्लाइड्स को समझ लेते हैं। देखिए अल्टरनेटिव हमारे पास क्या होता है, इस कमांड का अल्टरनेटिव क्या होता है, एक लाइब्रेरी होती है वर्चुअल env। तो वर्चुअल env की मदद से भी हम इसको कैसे करते हैं, हमको पिप इंस्टॉल वर्चुअल env लिखना है और हमको वैसे भी वर्चुअल env की ज़रूरत पड़ेगी। अब एक बात बताता हूँ आपको, जो मैंने आपको अभी कहा था कि लिनक्स का पूरा करिकुलम ही अलग होता है डेवलपमेंट के फेज़ में, वो यही होता है। जो ये वर्चुअल env है इसकी ज़रूरत हमें लिनक्स में नहीं पड़ती। हम किसी भी पाइथन के कंटेनर को लिनक्स में डायरेक्टली एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं उसके शेल के कमांड के थ्रू, बट विंडोज़ में ये करने के लिए हमको वर्चुअल env की ज़रूरत पड़ती है। डायरेक्टली हम नहीं कर सकते, हमको पिप इंस्टॉल वर्चुअल env करना ही पड़ेगा क्योंकि विंडोज़ का सोर्स कोड इस चीज़ को फेवर नहीं करता है। अब देख लेते हैं पावर शेल में ls कमांड डालेंगे और देखिए हमारे सामने env नाम का फोल्डर बन चुका है। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करवाने की कोशिश करूँ, सोर्स SOURCE सोर्स, हमारा जो फोल्डर है वो है env स्लैश, ये वाला स्लैश रहेगा, स्क्रिप्ट स्लैश एक्टिवेट। एंटर किया, देखिए ये मेरे को एक एरर दे रहा है। सबसे पहली चीज़ एरर क्या है, दैट टर्म सोर्स इज नॉट रिकॉग्नाइज एट द नेम cmdlet फंक्शन स्क्रिप्ट फाइल प्रोग्राम। और ये कह रहा है कि ये कमांड इसको नहीं मिल रही है, कुल मिला के बात ये है। तो इस कमांड को लाने के लिए स्लाइड पे चलते हैं, आगे चलते हैं। एक्टिवेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, जो हमारा लिनक्स का वो सिस्टम होता है, लिनक्स में तो हम डायरेक्टली ये चीज़ डाल सकते हैं, लेकिन विंडोज़ में हमको लिखना पड़ता है जो भी हमारा इन्वायरमेंट नेम है, जैसे हमने यहाँ पे env चूज़ करा है तो env स्लैश स्क्रिप्ट स्लैश एक्टिवेट, ये कमांड भी डाल के देख लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या ऐसा होता है या नहीं होता। env स्लैश स्क्रिप्ट स्लैश एक्टिवेट, एंटर किया और देखिए हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो गया। अब जब हमारा ये वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो चुका है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ पिप इंस्टॉल जेंगो और पांडास और नमपाई, मैं तीनों यहाँ पे लिख देता हूँ, पिप इंस्टॉल जेंगो पांडास और नमपाई, तो ये तीनों को इंस्टॉल करेगा। इंस्टॉल होने देते हैं, वेट करते हैं। पांडास इंस्टॉल हो रहे हैं और अब नमपाई इंस्टॉल हो रहा है। तो जब हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो जाता है तब ये क्या करता है, जो ग्लोबल वर्जन का पाइथन होता है उससे डिस्कनेक्ट होकर कंटेनर वाले को एक्टिवेट कर देता है, जिससे आपका जो होता है कोड सेपरेशन बेसिकली वो स्टार्ट हो जाता है। अब पैकेज इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास पिप होती है, पिप इंस्टॉल पैकेज नेम, तो हमने अभी वही किया है। देखिए हम यहाँ पे सारे के सारे पैकेजेस को डाल दिए हैं और वो पैकेजेस हमारे यहाँ पे इंस्टॉल हो रहे होंगे। वेट करते हैं इंस्टॉलेशन का, ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने तीनों इंस्टॉल हो चुका है। और अगर मैं लिखता हूँ पिप लिस्ट, तो पिप लिस्ट लिखने के बाद देखिए हमारे सामने क्या क्या इंस्टॉल हुआ है, numpy, pandas, पिप ऑब्वियसली, पाइथन डेट यूटिल, pytz6, sqlpar, tz डेटा, asgi ref। इसमें से 3-4 पैकेजेस तो खुद जेंगो के साथ हैं, 1-2 numpy के साथ है और 1-2 pandas के साथ हैं। और ऑब्वियसली पिप का एक वर्जन तो यहाँ पे होगा ही, क्यों? क्योंकि अगर पिप का वर्जन नहीं होगा तो फिर हम मैनेज कैसे करेंगे। अब देखिए हमको एक वार्निंग भी मिल रही है, या यूँ कह लें अपडेट भी मिल रही है एक, तो अपडेट करना ना करना वो कम्प्लीटली आपके ऊपर है। बट देखिए हमारा कोड यहाँ पे सेपरेट है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डीएक्टिवेट लिख के एंटर कर देता हूँ, तो जो env लिखा हुआ है वो env हट जाएगा। और अगर अब मैं लिखता हूँ पिप लिस्ट, तो अब पिप लिस्ट लिखने पे देखिए हमारे पास कुछ इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं। अगर मैं लिख देता हूँ पिप अनइंस्टॉल जेंगो, तो जेंगो यहाँ से अनइंस्टॉल हो जाएगा, जो हमारा मतलब मेन कोर पाइथन है वहाँ से हट जाएगा। सॉरी, वाई करके एंटर करते हैं, हमारा जेंगो अनइंस्टॉल हो जाएगा पूरा का पूरा। देखिए अब करते हैं पिप लिस्ट और अब हमारे पास जेंगो नहीं है। साथ ही साथ हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पिप जितने हमारे कैश हैं हम कैश को पर्ज कर सकते हैं, पिप पर्ज कैश, सॉरी पिप कैश पर्ज होता है, CACHE पर्ज। सो इससे हमारा जितनी भी कैश फाइल है वो सारी की सारी क्लियर हो जाएगी पिप के लिए।
और एक बार हम फिर से पिप लिस्ट करते हैं। यहाँ से हम चाहें तो सारे के सारे जैसे AS पिप अनइंस्टॉल ASGIREF इसको हटा सकते हैं, और जेंगो हट गया होगा, जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क को हटा सकते हैं, जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क ऐसे करके इसको भी टाइप कर सकते हैं। TZ डाटा को हटा सकते हैं, TZ डाटा, और SQL पार्स को हटा सकते हैं, SQL पार्स। तो जब हम एंटर करेंगे ये सारे के सारे हट जाएंगे। Y करके एंटर करेंगे, देखिए सारे के सारे हट गए। Y करके एंटर करते जाते हैं इन सारे के सारे को हटाने के लिए। और अगर हम पिप लिस्ट करेंगे तो अब हमारे पास कुछ इतने ही आइटम्स बचे हुए हैं। एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, अगर जिस डायरेक्टरी में अभी हमें, अगर मैं वहाँ पे अब लिखता हूँ कि env/scripts एक्टिवेट, अगर मैं अब इस वाली फाइल को एक्टिवेट करवाता हूँ तो हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो जाएगा। और अगर इस वर्चुअल इन्वायरमेंट में मैं आपको लिस्ट करवा के दिखाऊँ पिप से, तो देखिए हमारे पास अब भी जेंगो है, नंपाई है और पांडाज है, जो कि हमने बाद में इंस्टॉल किया था अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट में। तो हो क्या रहा है कि जो हमारा मेन कोर कंटेनर है पाइथन का, जो कि हमारा सोर्स कोड है, इसने वहाँ से हट के एक अलग कंटेनर बना दिया है। उस कंटेनर में जेंगो तो है, लेकिन जो पाइथन का मेन सोर्स कोड वाला कंटेनर है वहाँ पे जेंगो नहीं है, वहाँ पे नंपाई नहीं है, वहाँ पे पांडास नहीं है। तो होता क्या है, तीन चीज़ें होती हैं। पहला होता है कोड आइसोलेशन, दूसरा होता है कोड सेपरेशन। अब आइसोलेशन और सेपरेशन अलग अलग चीज़ें होती हैं। आइसोलेशन का मतलब होता है कि एक काम करो, कंटेनर से पूरे के पूरे चीज़ को अलग कर दो। सेपरेशन का मतलब क्या होता है कि आप सोर्स कोड को ही सेपरेट कर दे रहे हो। तो ये दोनों चीज़ें पाइथन कर देता है। साथ ही साथ जब आप बात करते हो रिप्रोड्यूसिबिलिटी की, तो जैसा कि मैंने बताया कई बार क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट करती हैं डिपेंडेंसीज। आप इस कॉन्फ्लिक्ट को हटाने के लिए रेजोल्यूशन लगाते हो, वो रेजोल्यूशन लगाना ही वर्चुअल एनवायरनमेंट का एक प्रोसेस होता है। सो आगे बढ़ते हैं। और ये तो रहा एक्टिवेट डीएक्टिवेट करना। डीएक्टिवेट करने के लिए हमारे पास सीधा सीधा कमांड होता है कि डीएक्टिवेट लिख देंगे और वो पूरा का पूरा डीएक्टिवेट हो जाएगा, और यहाँ से फिर वो जो env लिखा हुआ है वो हट जाएगा। सो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने जाना कि पाइथन का वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इसके क्या यूज़ केसेस हैं और कहाँ कहाँ पे आप इसका यूज़ केस ले सकते हैं। अगर आप ऐसी और वीडियो के लिए इंटरेस्टेड है तो मेक श्योर करें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन को दबा रखा है। ये वीडियो में आपका फीडबैक कैसा रहा ये हमें ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू।